हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, एसिड और बेसिस की थोड़ी और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस एंड बेसिस, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एसिड होता है उनमें कॉमन क्या होती हैं चीजें, और जो बेसिस होते हैं उनमें कॉमन चीज क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले एसिड्स की बात करूं तो एसिड्स में HCl, H2SO4, HNO3, HI, एसिटिक एसिड, और भी आप कह सकते हैं HBr, मिथेनोइक एसिड। तो ये जो आपके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं एसिड्स के, इसमें सबसे पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। सेकंड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड है आपका नाइट्रिक एसिड। इसी तरह ये जो एसिड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये तीन एसिड जो हैं वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेंगे, और ये आपका है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये है आपका मिथेनोइक एसिड। और एसिटिक एसिड को ही हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो आपका इथेनोइक और मिथेनोइक एसिड है, ये आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी देखेंगे कि ये जो नाम मैंने लिखे हैं इथेनोइक और मिथेनोइक, ये कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये जो एसिटिक एसिड मैंने लिखा है ये इसका कॉमन नेम है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी एसिड्स में कॉमन क्या है। तो इन सभी एसिड्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब इनको आप वाटर में ऐड करेंगे तो एसिड्स में कॉमन चीज ये होती है कि एसिड को जब पानी में ऐड करते हैं तो ये रिलीज करते हैं H+ आयन। ठीक है ना, इसी को आप बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन भी, अगर ये इस तरह से लिखा है। ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट ही हैं। ठीक है, अगर एसिड को आप वाटर में ऐड करते हो तो उससे H+ निकलता है, या आप कह सकते हो कि वाटर में वो हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है। ठीक है, इसी तरह H2SO4 को अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2H जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोनियम आयन जो है उनका फॉर्मेशन होगा वाटर के अंदर। ठीक है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड में आपको ये 1H दिखाई दे रहा है, इसको भी जब हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो आपको H+ और साथ में इसका नेगेटिव आयन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है वो आपका सल्फेट आयन है, SO4 2-। ठीक है, इसी तरह जो HCl है, क्योंकि इसने H+ दिया है तो साथ में जो रह गया वो है इसका Cl- आयन। ठीक है, तो जो एसिड है एक तो वो H+ देगा या हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वाटर के अंदर, या फिर और साथ में ये इस तरह से नेगेटिव आयन भी देगा। ठीक है, इसी तरह ये जो HI है, इसको जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे H+ बनेगा और साथ में I- रिलीज होगा। इसी तरह ये जो आपका एसिटिक एसिड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बच्चों को इसी चीज में कंफ्यूजन होती है। अगर यहाँ पर फॉर्मूले के बेस पे देखें तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिखे हैं, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ निकला है। तो इसी तरह बच्चे जो कहते हैं कि इसमें कितने एसिड निकलेंगे, तो यहाँ पर ये चारों के चारों एसिड जो है, चारों के चारों हाइड्रोजन जो है, वो कहते हैं कि ये सारे के सारे निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ इस चीज को ध्यान से देखना, ये आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में देखोगे। ठीक है ना, इसका आंसर आपको वहां पे भी मिल जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो H O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ वही रिलीज होगा। ये जो H आपका O से जुड़ा हुआ है सिर्फ वही रिलीज होगा, उसके अलावा ये वाला जो पार्ट बच गया है वो इसका नेगेटिव आयन है। ठीक है, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट आयन, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका एसिटिक एसिड है, ये वाटर में ऐड होने के बाद H+ और एसीटेट आयन, यानी कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं होंगे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वही रिलीज होगा बस। ठीक है, इसी तरह अगर HBr आपका एसिड है तो वो H+ दे देगा और साथ में Br- रिलीज कर देगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो आपका मिथेनोइक एसिड है, ठीक है, इसी को हम, इसका कॉमन नाम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं।
फॉर्मिक एसिड इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चींटियां होती है ना, उनके अंदर जो एसिड होता है, जो वो डंक मारती है, उनमें जो एसिड होता है जिससे इरिटेशन होती है, वो है ये फॉर्मिक एसिड। तो जो चींटियां हैं उनको एक दूसरी लैंग्वेज में फॉर्मिका बोला जाता है, तो इसीलिए इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मिक एसिड है, ये भी देखना, ये ध्यान देना, ये जो HO से जुड़ा हुआ है यही रिलीज होगा, और साथ में जो इसका नेगेटिव आयन होगा वो है HCOO नेगेटिव। ठीक है, तो जितने भी एसिड हैं सब में कॉमन चीज क्या है कि ये वाटर की प्रेजेंस में, एक बात पे मैं बार बार ध्यान दे रहा हूं, बार बार उस चीज को मैं दोहरा रहा हूं, तो ध्यान रखना कि जब एसिड को आप वाटर में डालोगे तभी H+ निकलेंगे। ठीक है, अगर वाटर एब्सेंट होगा तो ये H+ रिलीज नहीं करते मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज सब सारी इन एसिड्स में कॉमन है। ठीक है, यानी एसिड को जब पानी में डालेंगे तभी H+ रिलीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिस में कॉमन क्या है, तो अगर हम बेसिस का एग्जांपल देखें तो बेसिस में कॉमन क्या है, यहाँ पर पहले बेसिस लिख लेते हैं। यहाँ पर NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, CSOH। ठीक है, इस तरह के ये जो बेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, NH4OH, NH4OH, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बेस लिखे हैं, इन सब में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे एसिड्स में H+ होता है, उसी तरह यहाँ बेसिस के अंदर जो कॉमन होता है वो है OH- आयन। ठीक है, अब इन सब की भी कॉमन प्रॉपर्टी है कि जब आप इनको वाटर में ऐड करेंगे, विदाउट वाटर ये शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये रिलीज नहीं करेंगे अपने कॉमन आयन। जैसे यहाँ पर जो NaOH है उसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये Na+ और OH- आयन रिलीज करेगा। ठीक है, इसी तरह KOH को वाटर में ऐड करेंगे तो OH को अलग कर लो, बस OH- अलग कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, पोटेशियम, तो उसको लिख देंगे K+। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यहाँ पे आप 2 OH को देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो OH-, और साथ में जो यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम को आपको एज इट इज लिख देना है Ca2+। ठीक है, चार्ज बैलेंस किया हमने यहाँ। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बता दूं, इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ये कॉमन नेम मैं आपको इसके बार बार बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में वो आपको इनके कॉमन नेम ज्यादातर यूज करता है। ठीक है, कॉमन नेम ही यूज करता है, इसका जो इनऑर्गेनिक नेम है वो बहुत कम यूज करता है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये दे देगा Mg2+, और यहाँ पर 2OH- आयन रिलीज कर देगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसको वाटर में ऐड करेंगे तो यहां से आपको बेरियम 2+ और 2OH- आयन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो CSOH है, ये सीजियम हाइड्रोक्साइड है, ये CS मतलब सीजियम, इसको जब वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पर CS+ और साथ में OH- आयन मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसको वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पर OH- आयन और साथ में अमोनियम आयन मिलेगा NH4+। ठीक है, तो जितने भी बेसिस हैं उन सब में कॉमन क्या होता है, ये OH- आयन, और OH- आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो सभी बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इनको वाटर में ऐड किया जाए तो ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, और साथ में आपका एक कैटायन होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज को करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर वाटर है, उसके अंदर हमने लगाए इलेक्ट्रोड्स, और यहां पर हमने इसको एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जोड़ दिया, ये माइनस। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है
कि जो वाटर है उसके अंदर करंट बहुत कम फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम फ्लो करता है। और जैसे ही आप इसके अंदर एसिड डालते हो तो हम लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो वाटर होता है, ठीक है, अगर आप प्योर वाटर लेते हैं तो इसमें बहुत कम करंट फ्लो होता है। बट जैसे ही हम इसमें एसिड डालते हैं या फिर कोई बेस ऐड करते हैं, तो एसिड या फिर बेस ऐड करने से वाटर के अंदर जो करंट का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके इंक्रीज होने से ये जो आपने सर्किट के अंदर ये बल्ब लगाया है, इस सर्किट में ये ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब हमने वाटर प्योर लिया, जब वाटर यहाँ पे प्योर था, प्योर वाटर था, तो यहाँ करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लो था, मतलब बहुत कम करंट इसके अंदर फ्लो कर सकता है, ठीक है। बट जैसे ही आप इसके अंदर एसिड ऐड करते हैं, तो अभी हमने पीछे ये देखा कि जैसे ही हम एसिड ऐड करते हैं तो एक तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं एसिड जो है, और साथ में कोई भी नेगेटिव आयन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम नेगेटिव आयन को डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर कोई भी एसिड हम ऐड करते हैं तो एसिड क्या करता है, यहाँ पर आयन प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव आयन भी करता है और नेगेटिव आयन भी करता है। इसी तरह से अगर कोई बेस ऐड करते हैं तो बेस भी यहाँ जो वाटर है उसके अंदर OH- आयन रिलीज करेगा और कोई पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब प्योर वाटर था तो यहाँ पर बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। और जैसे ही हम उसके अंदर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसके अंदर करंट का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो इंक्रीज हुआ है करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है किसकी वजह से, क्योंकि ये जो एसिड और बेस हैं ये सॉल्यूशन के अंदर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। और असल में करंट के इंक्रीज होने का रीजन यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब अगर वाटर के अंदर कोई आप ऐसी चीज ऐड करते हो ना, कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हो जो कि आपको प्लस और माइनस आयंस रिलीज करती है पानी के अंदर, तो इनकी वजह से जो वाटर होगा उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना प्योर वाटर में करंट फ्लो हो रहा था उससे ज्यादा करंट आपका एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में फ्लो होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस आप वाटर में ऐड करते हो और वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है इनकी वजह से करंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्हीं की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से सॉल्यूशन के अंदर यानी वाटर के अंदर करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अच्छा करंट कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसका रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एसिड और बेस होते हैं ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का नंबर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और कहीं पे भी अगर करंट का फ्लो है तो वहां पे चार्ज कैरियर होना चाहिए, भले वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हो या फिर इन आयंस के टर्म में, ठीक है। तो ये चीज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको अपनी बुक में एक ऐसा क्वेश्चन भी दिख जाएगा जिसमें वो आपको कहेगा कि वाटर के अंदर अगर हम ग्लूकोज ऐड करते हैं यानी शुगर ऐड करते हैं या फिर अल्कोहल ऐड करते हैं या इथेनॉल ऐड करते हैं, ठीक है। अगर वाटर के अंदर हम ग्लूकोज या इथेनॉल ऐड करते हैं तो यहाँ पर तो करंट इंक्रीज नहीं होता। उसका रीजन क्या है, तो आपको सिंपल सा रीजन यहाँ पर देना है कि ये जो आपका ग्लूकोज और इथेनॉल है ये आयंस रिलीज नहीं करते, इनके अंदर हाइड्रोजन होता तो है, इनके फॉर्मूला में हाइड्रोजन होता तो है, बट मैंने कहा कि ये जब पानी में हम इनको ऐड करते हैं, इनका हम एडिशन वाटर में करते हैं, तो इनकी वजह से कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो रिलीज नहीं होते सॉल्यूशन में। और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इंक्रीज नहीं हो पाते इनकी वजह से, तो इसीलिए जो वाटर है वो करंट को कम ही कंडक्ट करता है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है।
तो इंक्रीमेंट तभी होगा जब कोई भी सब्सटेंस ऐड होने पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को रिलीज कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी, और यहां पर हम बात करने वाले हैं अब पीएच रेंज की। पीएच रेंज की, ठीक है। अब ये पीएच रेंज क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच प्लस आयन, पावर ऑफ एच प्लस आयंस, ठीक है। और ये पीएच रेंज जो है इसको हम कहां पर देखते हैं? पीएच स्केल के अंदर, पीएच स्केल की बात करेंगे, ठीक है। अब ये पीएच स्केल क्या होता है? तो यहां पर हमने जस्ट इस तरह से एक नंबरिंग की हुई है, एक लाइन के ऊपर नंबरिंग की हुई है, उसमें हमने लेफ्ट साइड को 0, सेंटर पॉइंट को 7 और लास्ट हमने इसको वैल्यू असाइन कर रखी है 14, ठीक है। ये है हमारा पीएच स्केल, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में ये जो आपका 7 वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर H प्लस और OH माइनस, जब भी किसी सॉल्यूशन का पीएच, कोई सॉल्यूशन है, अगर इसका पीएच आपको 7 दिया हुआ, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि इसके अंदर जितना H प्लस आयंस का अमाउंट है ना, उतना ही अमाउंट OH माइनस आयन का है। और ओवरऑल ये जो सॉल्यूशन है, इस कंडीशन में इसको बोला जाता है न्यूट्रल, ठीक है। यानी न्यूट्रल कहने का मतलब है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है तो ना तो हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे और ना ही हम उसको बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसी तरह से जब आप इस स्केल में 7 से 14 की रेंज में होते हैं, ठीक है, 7 से 14 की रेंज में होते हैं, तो यहां पर H प्लस जो है उससे ज्यादा होते हैं OH माइनस आयन। और अब तो आप भी बता सकते हो कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन से ज्यादा OH माइनस आयन होते हैं, तो जो बेसिक चीजें होती हैं वो तो OH माइनस आयन रिलीज करती है ना। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है, यानी 7 से ऊपर जाएंगे तो हमें कैसा सॉल्यूशन देखने को मिलता है? बेसिक सॉल्यूशन, ये बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर आप 7 से आगे चलते चलते सीधा 14 तक पहुंच जाएंगे तो ये जो पॉइंट है आपका 14 वाला जो पॉइंट है, ये तो आपका हाईली बेसिक सॉल्यूशन है, हाईली बेसिक, ठीक है। यानी इसके अंदर, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर आपको बहुत सारे OH माइनस आयंस देखने को मिलेंगे, या फिर आपने किसी सॉल्यूशन में बहुत सारा बेस डाल रखा है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि पीएच स्केल 14 शो कर रहा है हाईली बेसिक सॉल्यूशन के लिए। इसी तरह से अगर आप अपने स्केल में 7 से 0 के बीच में है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो H प्लस आयंस है वो OH माइनस आयन से ज्यादा है, ठीक है। और 7 से 0 वाली रेंज जो होती है वो आपकी एसिडिक रेंज होती है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक माना जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इस स्केल में 0 वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है ये जो आपका सॉल्यूशन है ये स्ट्रोंगली एसिडिक है, यानी काफी ज्यादा एसिड है इस सॉल्यूशन के अंदर। यानी ये जो पीएच स्केल है ये जस्ट एक तरीका है पता करने का कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक रेंज में आता है या एसिडिक रेंज में आता है या न्यूट्रल रेंज में आता है, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, यहां पर जो हमने स्केल देखा है पीएच स्केल, जिसमें 7 वाला पॉइंट तो हमारा न्यूट्रल है और 0 वाला हमारा स्ट्रोंगली एसिडिक या हाईली एसिडिक, और 14 वाला जो पॉइंट है वो हमारा हाईली बेसिक वाला पॉइंट है, हाईली बेसिक। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्केल में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जैसे जैसे हमारा यहाँ पे देखना पीएच, पीएच जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है और पीएच जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पीएच वहां 0 से 14 तक जाएंगे तो बढ़ेगा ना, और इसी तरह पीएच हम 14 से 0 तक आएंगे तो डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे पीएच आपका बढ़ता है हम कहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे OH माइनस आयंस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज होता है,
और इसी तरह जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे H प्लस का, क्योंकि एसिडिक रेंज की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग, तो वहां पे H प्लस आयंस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप 14 की तरफ जाओगे, यानी पीएच की वैल्यू आपको 14 के आसपास देखने को मिलेगी, इसका मतलब है कि वहां पर OH माइनस आयंस का अमाउंट बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप 14 से 0 की तरफ आओगे वैसे वैसे H प्लस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जैसे आपको एक एग्जांपल दें, अगर यहाँ पर सॉल्यूशन है ए नाम का, बी सी डी और ई, ठीक है, इसमें वो आपको इनकी पीएच वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पे उसने ए की पीएच वैल्यू दे दी 2, बी की पीएच वैल्यू दे दी 8, सी की पीएच वैल्यू दे दी 7.2, डी की वैल्यू दे दी उसने 3.01 और ई की वैल्यू दे दी 7.0001। ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछे आपसे कि बताओ एसिडिक सॉल्यूशन कौन है और बेसिक सॉल्यूशन कौन है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन है। तो अब अगर मेरे को सॉल्यूशन दिए हुए हैं और उनका पीएच वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पीएच वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो अगर मेरा सॉल्यूशन का पीएच यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 तो 7 से कम है, और जो 7 से कम वाली रेंज होती है, 7 से 0 वाली रेंज होती है, वो एसिडिक होती है। तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर एसिडिक माना जाएगा। इसी तरह जो सॉल्यूशन बी है उसमें पीएच 8 दिया हुआ है और 7 से ज्यादा है, यानी ये बेसिक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। इसी तरह यहाँ पर सी जो है वो दिया हुआ है 7.2। 7.2 का मतलब है यहाँ पे कि 7 से ज्यादा हो चुका है, 7 से ज्यादा होने का मतलब बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद डी जो है, डी दिया हुआ है 3.01। 3.01 का मीनिंग है कि यहाँ पर ये 7 से कम हो गया, 7 से कम होने का मतलब ये एसिडिक में चला गया, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 7.001। अब यहाँ देखना, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर 7.001 का मतलब है कि यहाँ पर है तो 7 से ज्यादा ही वैल्यू ना, भले यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस के बाद आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो 7 से तो ज्यादा ही है ना ये। तो जब तक आपको एग्जैक्ट 7 नहीं दिया हुआ, अगर आपको एग्जैक्ट 7 दिया होता तब आप सॉल्यूशन को न्यूट्रल कहोगे। अगर आपको 7 पॉइंट यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 7 पॉइंट कुछ भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो इसमें आपको सॉल्यूशन को बेसिक ही बोलना है। और इसी तरह अगर आपको इस तरह से दे देता वो 6.9999 इस तरह से, यहाँ पर ये वैल्यू एग्जैक्टली 7 नहीं है, और एग्जैक्टली 7 नहीं है तो इसका मतलब ये एसिडिक रेंज में आएगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यूज भी एसिडिक रेंज में ही बोली जाएंगी, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पर 7.001 दिया हुआ है, यानी ये 7 से ज्यादा है, भले थोड़ा सा ज्यादा है बट ज्यादा तो है, इसीलिए ये भी आपका बेसिक रेंज में आएगा, ये सोल्यूशन आपका बेसिक माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है पीएच वाला। ठीक है, और दूसरा पूछने का तरीका ये है, वो आपसे पूछ लेगा बताओ H प्लस का अमाउंट, H प्लस का अमाउंट या OH माइनस का अमाउंट, इस तरह से पूछ लेगा। तो यहाँ पर अगर इन सबको कंपेयर करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा H प्लस कहाँ होंगे, H प्लस की अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो आप अपने स्केल में भी देख सकते हो यहाँ पे कि जितना आप लोअर वैल्यू पे जाओगे, जितना पीएच कम होगा उतना H प्लस का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जितना कम पीएच उतना H प्लस का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी H प्लस का जो अमाउंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के। पीएच अगर कम रहेगा तो H प्लस का अमाउंट ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है पीएच की, हमें दिखाई दे रहा है 2, तो यानी यहाँ पर जो हमारा ए सोल्यूशन है इसमें पीएच 2 है, तो H प्लस का अमाउंट सबसे ज्यादा। उसके बाद हमें वैल्यू दिखाई दे रही है 3, उसके बाद H प्लस बी में आएगा, उसके बाद हमें दिया हुआ है वैल्यू यहाँ पे ई, उसके बाद आएगी यहाँ पे सी। तो ये आपका बन जाएगा H प्लस के अमाउंट का ऑर्डर, और ये जो हमारा ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, जैसे हमने H प्लस का अमाउंट देखा है, इसी में आप देख सकते हो कि जो आपका OH माइनस का अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पीएच के। ठीक है, क्योंकि आप इस स्केल में भी देख सकते हो जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे OH माइनस का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो आप अपने पीएच स्केल में देख सकते हो OH माइनस का अमाउंट भी, यानी सबसे ज्यादा OH माइनस आयंस किसके अंदर होंगे, जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा, यानी बी का सबसे ज्यादा होगा, है ना। उसके बाद ए में सबसे ज्यादा होगा H प्लस का अमाउंट, उसके बाद जो वैल्यू थी वो डी की थी, तो उसके बाद आएगा डी। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है वो 7.001 है, उसके बाद आएगा यहाँ पे ई, और उसके बाद आएगा यहाँ पे सी, और लास्ट में वैल्यू आएगी हमारी बी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे आपको ए जो है उसका पीएच सबसे कम है, इसका मतलब उसमें H प्लस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद पीएच डी का है तो डी का नंबर आएगा, उसके बाद पीएच जो है वो ई का है तो ई आया, उसके बाद सी, और उसके बाद बी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर OH माइनस का अमाउंट देखें तो जैसे जैसे आप का पीएच जो है वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे OH माइनस आयन भी बढ़ेगा, तो इसमें तो डायरेक्ट ऑर्डर है, तो बी में सबसे ज्यादा होगा OH माइनस का अमाउंट, उसके बाद सी में होगा, उसके बाद ई में होगा, उसके बाद आपका डी में होगा, और डी के बाद आपका ए में होगा। ए में OH माइनस का अमाउंट सबसे कम होगा। तो इस तरह से आपसे पीएच स्केल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस इस चीज को क्लियर रखना कि आपका 7 से अगर आप राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो बेसिक मीडियम हो जाएगा, और 7 से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एसिडिक मीडियम, और 14 की तरफ OH माइनस इंक्रीज होगा, और 0 की तरफ आपका H प्लस आयन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक पार्ट और है जहां से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं, वो है मेथड ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, यानी डाइल्यूशन, एसिड को अगर मुझे डाइल्यूट करना हो तो उसका सही मेथड क्या है, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर जो आपसे कहा जा रहा है वो है डाइल्यूशन का केस, यानी अगर आपका सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड तो आप उसको डाइल्यूट कैसे करोगे। तो मैं जरा इसको बताता हूं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास 100 ml वाटर है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट कंटेनर है उसमें भी 100 ml मान लेते हैं वाटर है दोनों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही शुगर ऐड किया, तो जो वाटर है यहां पर वो मेरा सॉल्वेंट है, और इसी तरह यहां पर भी जो 100 ml वाटर है वो मेरा सॉल्वेंट है, और ये जो मैंने शुगर ऐड किया है इसके अंदर, शुगर ऐड किया है, ये सॉल्यूट है, और यहां पर शुगर ऐड की है तो ये मेरा सॉल्यूट है। अब देखना, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सॉल्वेंट दोनों में फिक्स रखा, 100 ml लिया मैंने यहाँ पे वाटर को, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, बट जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्यूशन होगा उसमें मैंने 5 स्पून शुगर ऐड किया, और यहाँ पे जस्ट 1 स्पून ऐड किया, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो शुगर का अमाउंट है वो ज्यादा है 100 ml के अंदर, और यहाँ पर जो अमाउंट है शुगर का वो बहुत कम है 100 ml के अंदर। ठीक है, 5 स्पून ऑफ शुगर में तो ज्यादा शुगर यहाँ डिसॉल्व हो जाएगी, और 1 स्पून में बहुत कम शुगर डिसॉल्व होगी अगर दोनों को कंपेयर करें। तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूट है वो ज्यादा है,
और यहां पर आपका जो सोल्यूट है वो कम है। तो यही है आपका डेफिनेशन कि जहां सोल्यूट ज्यादा होता है, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होता है, हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कॉम, ठीक है। उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जहां पे सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। और जहां पे सोल्यूट का अमाउंट कम होता है, जहां सोल्यूट का अमाउंट कम होता है उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जहां पे सोल्यूट ज्यादा रहेगा उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, और जहां पर आपका सोल्यूट सोल्यूट के रिस्पेक्ट में देखना है हमें, तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डाइल्यूशन का प्रोसेस अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे डाइल्यूशन का मीनिंग है कि मान लेते हैं मेरे पास 100 ml वाटर है, उसके अंदर मैंने 5 टीस्पून शुगर ऐड किया, तो यहाँ पर बहुत सारी शुगर होगी 100 ml के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो है मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। अब अगर मुझे इसे डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से शुगर को नहीं निकालेंगे, क्योंकि जहां सोल्यूट कम होगा तभी तो हम उसको बोलेंगे ना डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहां से हम शुगर को नहीं निकालेंगे। अगर मुझे डाइल्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, अब पहले मेरे पास 100 ml था वाटर और उसके अंदर 5 टीस्पून शुगर थी, तो मैंने इस 100 ml में 900 ml वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। यानी अब मेरे पास जो कंटेनर के अंदर है वो पड़ा हुआ है 1000 ml और उसके अंदर है 5 टीस्पून शुगर। तो यहां पर ये वाला जो सॉल्यूशन बोला जाएगा, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया है, इसको बोला जाएगा, ये बन गया मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और स्टार्टिंग में ये मेरा था कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर वाटर के अंदर शुगर ऐड किया है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको डाइल्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर ऐड किया, वाटर का एडिशन की, वाटर का एडिशन किया, या आप कह सकते हो सॉल्वेंट का एडिशन किया, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप एसिड की बात करते हैं तो आपके पास जो एसिड अवेलेबल होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है। यानी आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड जो होगा, ये अगर एसिड है और यहाँ पे वाटर है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में एसिड तो बहुत ही ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। इसका मतलब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पड़ा हुआ है। बट अगर मुझे इसे डाइल्यूट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट बनाने के लिए यहाँ पर यानी एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए, तो हम एसिड को निकालेंगे नहीं, हम यहाँ पे ऐड करेंगे वाटर, और वाटर के एडिशन से ये जो आपका एसिड है ये हो जाएगा डाइल्यूट, ये हो गया हमारा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डाइल्यूशन का, जहां एसिड ज्यादा था उसको हमें डाइल्यूट करना है तो हमने वाटर ऐड किया, ठीक है। बट ये वाटर ऐड करना जो यहाँ पर प्रोसेस है वो एसिड्स के लिए सही नहीं, ठीक है। यानी अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और उसमें मैं वाटर डाल के डाइल्यूशन कर रहा हूँ, तो ये जो मेथड है डाइल्यूशन का आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो मेथड है ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखना जो आपका एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, इसमें आप जैसे ही यहाँ पे वाटर ऐड करोगे, ये आपने वाटर का ड्रॉप ऐड किया अभी बस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है आपके पास और आपने यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड की, तो जैसे ही वाटर और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंबाइन होंगे तो यहाँ से बहुत सारी हीट रिलीज होगी। और अगर आपने अभी तो ड्रॉप वाइज वाटर ऐड किया है, बट अगर मान लो आपने बहुत सारा वाटर एक साथ ऐड कर दिया जैसे यहाँ किया है, ठीक है, आपने बहुत सारा वाटर एक साथ ऐड कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर, तो आप देखोगे कि इतना सारा वाटर एकदम से एसिड के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ से बहुत सारी हीट रिलीज होगी और हो सकता है कि आपका ये जो एसिड है ये बाहर आ जाए, ठीक है।
और इससे हादसा भी हो सकता है। एसिड जो है वो बाहर आ जाएगा बहुत सारी हीट रिलीज होने की वजह से। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना होता है तो आप कभी भी उसमें डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं करोगे कि अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और मेरे पास यहाँ वाटर है तो सारा का सारा मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया और उसको डाइल्यूट कर दिया। ऐसा आप कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब भी एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और वाटर कंबाइन करते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हुआ और उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो यहाँ इतनी हीट निकलेगी कि एसिड जो है वो आपका कंटेनर से बाहर आ सकता है और हादसा भी हो सकता है। ठीक है, हाथ वगैरह जल सकते हैं, फेस भी, इससे हार्म हो सकता है हमारा। तो ये जो मेथड है ये हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते डाइल्यूशन का। तो जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना होता है हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब हम लेते हैं बहुत सारा पानी जितना हमें डाइल्यूट करना होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बड़े से कंटेनर में बहुत सारा लेते हैं वाटर, और ये जो आपका वाटर होता है इसके अंदर जो आपके यहाँ पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रखा हुआ है, इस सारे एसिड को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, इसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आप यहाँ वाटर में ऐड करते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पर अब मेरा वाटर जो है वो ज्यादा है और एसिड का अमाउंट मैंने कम रखा है, ताकि जब ज्यादा वाटर थोड़े से एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर हीट जो है वो एक साथ ज्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होगी। जो भी हीट रिलीज होगी वो यहाँ पे जो एक्सेस में मैंने वाटर रखा हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे करके ये सारा एसिड आप इसके अंदर डाल दोगे तो जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर अब आपका एसिड पड़ा हुआ है और वाटर है, और ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड में बनाना है, तो आपको पानी के अंदर एसिड ऐड करना है। ठीक है, इसका रिवर्स नहीं करना है कि आपने पहले एसिड ले लिया उसमें पानी मिला दिया, ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि पानी ज्यादा होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आप इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का एडिशन करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है और ये चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं यहाँ पर कि आपके पास बेस्ट मेथड फॉर डाइल्यूशन क्या है, तो बेस्ट मेथड फॉर डाइल्यूशन रहेगा कि आपके पास अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और आप इसको डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, डाइल्यूट एसिड करना चाहते हैं, तो वाटर का एडिशन नहीं करेंगे, ये मेथड गलत है। ठीक है, अगर आपको डाइल्यूट बनाना है तो आपको वाटर लेना है एक्सेस में और उसके अंदर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करना है, और अब जो आपका सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे वो होगा आपका डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। ठीक है, तो सही मेथड ये है, यानी पानी ज्यादा होना चाहिए एसिड कम, और ये मेथड गलत है। एसिड अगर आपने ज्यादा ले लिया और पानी डाल दिया उसके ऊपर तो यहाँ से बहुत सारी हीट निकलेगी और ये हीट जो है वो कोई हादसा भी कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।